वेलकम टू माय ARGS क्लासेस। जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका गुलाम वंश पार्ट 2। तो गुलाम वंश पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश को मरने के बाद जो राजगद्दी पे बैठता है वो रुकनुद्दीन फिरोज है। रुकनुद्दीन फिरोज का समयकाल 1236 है। महज 8 महीने का कार्यकाल है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके बाद का कैरेक्टर है रज़िया सुल्तान, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रज़िया सुल्तान का समयकाल जो है वो 1236 से लेकर 1240 है। महज 4 साल का कार्यकाल है रज़िया सुल्तान का। यहाँ से सवाल 3-4 सवाल हमेशा पूछा जाता है, और वो पहला सवाल ये है कि भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रज़िया सुल्तान थी। अब यहाँ पे है कि जब वो राजगद्दी पे बैठना प्रारंभ की तो स्त्री वस्त्र को त्याग दी और पुरुष वस्त्र को धारण की। तो पुरुष वस्त्र जो वो धारण की थी वो कौन सा वस्त्र धारण की थी। तो कुबा और कुल्हा। कुबा का मतलब होता है कोट और कुल्हा का मतलब होता है टोपी। तो और इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि प्यार किसी और से, विवाह किसी और से, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सारी बात हम लोग इसी क्लास में देखेंगे कि वो जो प्यार करती है, प्रेम करती है, वो याकूत से करती है, और याकूत को जो है कि आमिर आखुर का पद प्रदान करती है। तो आमिर आखुर का पद आने की अस्तबलों का अधिकारी। अब यहाँ पर अपनी एक कूटनीति का परिचय देती है। उसको आशंका था कि कहीं ना कहीं हमारे साम्राज्य और हमारे साम्राज्य के ऊपर जो है कि मंगोलों का आक्रमण हो सकता है, क्योंकि गजनी का सूबेदार दौड़े दौड़े आता है रज़िया के पास मदद के लिए कि हमारे ऊपर मंगोल का आक्रमण हो सकता है। तो रज़िया अपनी चतुराई का परिचय देती है कि वो सैन्य से नहीं मदद करती है गजनी का सूबेदार को, वो पैसे से मदद करती है, क्योंकि रज़िया को पता है कि हमारा सैन्य इतना मजबूत नहीं है, हमारे पास इतना सेना है नहीं कि हम मंगोल से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसमें वो कामयाब होती है कि गजनी का सूबेदार को पैसा देकर वहीं से वो रिटर्न कर देती है। अब ऐसा है कि जो अल्तुनिया है, जो बाद में उसका पति बनता है, वो अल्तुनिया क्या करता है कि रज़िया को और याकूत को कैद कर लेता है और कैद करके भटिंडा ले जाता है, और भटिंडा में याकूत की हत्या कर दिया जाता है अल्तुनिया के द्वारा। अब रज़िया तन्हा अकेला हो गई। जब रज़िया तन्हा अकेला हो गई तो उसके मन में ये आया कि क्यों न हम विवाह अल्तुनिया से ही कर लें, और अंततः वो विवाह जो है वो अल्तुनिया से कर लेती है। जब अल्तुनिया से विवाह होता है तो रज़िया और अल्तुनिया दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है। दिल्ली के लिए वो चल देती है, और रास्ते में ही कैथिल के समीप डाकुओं ने अल्तुनिया और रज़िया की हत्या कर दी, और यहीं पे इसका समयकाल ख़त्म हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन नोट में कुछ ऐसा सवाल है जो IAS और IPS में ये सवाल पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके अनुसार रज़िया 3 वर्ष 5 महीना 6 दिन समयकाल था कि शासन की थी। तो वो इतिहासकारक मिन्हाज उस सिराज के अनुसार रज़िया 3 वर्ष 5 महीना 6 दिन वो शासन की थी। किसने कहा कि अगर रज़िया स्त्री ना होती तो हिंदुस्तान के महान शासकों में रज़िया का गिनती होता? तो वो एलिफिस्टन ने कहा था। अब रज़िया की मृत्यु के बाद जो राजगद्दी पे बैठता है वो बहराम शाह बैठता है, जो एक अयोग्य शासक है, वो छोटा कैरेक्टर है। उसका समयकाल 1240 से 1242 में है। फिर इसकी मृत्यु के बाद मसूद शाह, तो मसूद शाह का समयकाल 1242 से 1246 है। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, इसका समयकाल 1246 से 1265 है। ये तीनों कैरेक्टर का कोई अहम भूमिका नहीं रहा। एक छोटा सा अगर हम लोग देखेंगे तो नसरुद्दीन महमूद का एक छोटा सा कैरेक्टर रहा, क्योंकि वो गयासुद्दीन बलबन को वो उलू खां की उपाधि प्रदान किया था। तो ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसके बाद का जो कैरेक्टर आपका आता है वो आता है गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन का नाम गयासुद्दीन, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। इसका समयकाल 1266 से 1287 तक है। वो इलबरी वंश का वो तुर्क था। गयासुद्दीन बलबन जो है वो इलबरी वर्ग का तुर्क था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खां की उपाधि दी। ये सवाल पूछा गया हुआ सवाल है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि उलू खां की उपाधि गयासुद्दीन बलबन को किसने दी थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। नसरुद्दीन महमूद जो है वो बलबन का
बलबन का दामाद है। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह जो है वह नसरुद्दीन महमूद से किया था। इल्तुतमिश के समय काल में तुर्कान चहलगानी का वो एक सदस्य था। तो तुर्कान चहलगानी में जो सम्मिलित किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। तो गयासुद्दीन बलबन ने इल्तुतमिश के समय काल से ही सेना के रूप में कार्य कर रहा था। तो इसे पता था कि हमें किस प्रकार से शासन करना है। तो इसीलिए वो जैसे ही राजगद्दी पे बैठा, जैसे ही उसकी राजाभिषेक हुई, वो सबसे पहला काम ये किया कि वो तुर्कान चहलगानी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो खुद भी एक तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। तो उसे पता था कि तुर्कान चहलगानी का वो 40 सरदार का क्या काम हुआ करता था, क्योंकि वो 40 सरदार का काम यही होता था कि जो भी राजा बनता था उसको अपना कठपुतली बना के रखता था, जिधर जिधर वो चाहता था उधर उधर मोड़ लेता था। तो वो सबसे पहले ख़त्म किया तुर्कान चहलगानी का। तो तुर्कान चहलगानी में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सवाल ये बनता है कि तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया। इस 2 पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया। और उसके बाद वो दूसरा जो काम करता है, वो काम ये करता है कि रक्त और लोह की नीति को अपनाता है। रक्त और लोह की नीति को क्यों अपनाया? क्योंकि उसे पता था कि हम अपना दामाद की हत्या करके राजगद्दी पे बैठे हैं, तो मेरे विरोध करने वालों की कमी नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो रक्त और लोह की नीति को अपनाया, यानी कि मेरे विरुद्ध में जो भी होगा, मेरे विरुद्ध जो भी कुछ भी अगर वो करना चाहेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो यानी कि उसकी गर्दन काट दी जाती थी। देवत के सिद्धांत को अपनाया और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। तो देवत के सिद्धांत, तो देवत का मतलब देवता, ईश्वर। तो गयासुद्दीन बलबन का कहना था कि ईश्वर ने हमें इसीलिए भेजा है कि हम शासन करें, तो इसीलिए इसको देवत के सिद्धांत कहा गया। तो देवत के सिद्धांत को अपनाया और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, ये बहुत बार पूछा गया हुआ सवाल है कि जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किसने की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। मंगोलों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, मंगोलों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, जो एक सैन्य विभाग था। तो दीवाने अर्ज क्या है? एक सैन्य विभाग है। किसने स्थापना किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने, यानी कि दीवाने अर्ज की स्थापना की। अब राज दरबार में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा विचित्र टाइप का जो है कि ये नियम कानून को लागू किया। अपने समय काल में राज दरबार में सिजदा पाबोस की नियम को लागू किया। सिजदा का मतलब राजा के पास आओ, माथा टेको, और पाबोस का मतलब उसके पैर को चूमो। वो कहता था कि हम उच्च कुल का हैं, आपको ऐसा करना होगा, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप महिला हो, मेरे दरबार में कोई भी आएंगे तो उसको सिजदा पाबोस करना होगा। सिजदा का मतलब माथा टेकना, पाबोस का मतलब उसके पैर को चूमना। जो बड़ा विचित्र टाइप का ये नियम कानून था। लोग बहुत आक्रोश थे इस नियम कानून से। अब कहता है कि फारसी रीति रिवाज पर उन्होंने एक उत्सव, जो फारसी रीति रिवाज था, वो नौरोजा उत्सव, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया हुआ सवाल है कि नौरोजा उत्सव को किसने लागू किया था? तो नौरोजा उत्सव को बलबन ने लागू किया था। कुरान के नियम के शासन को आधार बनाया। अपने समय काल में वो जो शासन करता था, नियम करता था, उसका जो लॉ था, कानून था, वो कुरान पर आधारित था। कुरान के तहत ही वो आप शासन करता था, ये था। फिर कहता है गुप्तचर विभाग का गठन किया। तो गुप्तचर विभाग का गठन किया, खुफिया विभाग का गठन किया कि मेरे खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी षड्यंत्र रचता है तो वो उसे पता चल जाएगा। किसके माध्यम से? खुफिया विभाग के माध्यम से, गुप्तचर विभाग के माध्यम से। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि गुप्तचर विभाग का गठन किया। और अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दो ऐसे इतिहासकारक थे जो महान इतिहासकारक में और महान लेखक में इनकी गिनती आती है। तो किनके समय काल में राज दरबार में इनको आश्रय प्रदान था?
तो गयासुद्दीन बलबन के समय काल में राज दरबार में इनको आश्रय प्रदान किया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे, तो अमीर खुसरो गयासुद्दीन बलबन के समकालीन थे। कहता नगद वेतन की परंपरा को इन्होंने लागू किया और सेना को, जो वृद्धा सेना था, जो बूढ़े थे, उनको पेंशन देके रिटायर कर दिया, नगद वेतन देके रिटायर कर दिया, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको योग्य चाहिए था, मजबूत सेना चाहिए था, इसीलिए वो नगद वेतन का प्रावधान को प्रारंभ किया अपने समय काल में। अब कहता है कि 80 साल की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के पीछे जो कारण पता चला वो ये चला कि उसके जो बड़े पुत्र थे शहजादा मोहम्मद, उसकी मौत हो जाती है गयासुद्दीन बलबन से पहले। तो ऐसे कंडीशन में वो सदमे में उसकी मौत हो जाती है। और नोट में फिर से ये है कि अपने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद के मकबरा को बनाया, जिसे हम लोग लाल महल के नाम से जानते हैं, और लाल महल जो है वो दिल्ली में है। उसके बाद आपका आता है जो, अब इसका कैरेक्टर ख़त्म, बलबन की कैरेक्टर ख़त्म। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है वो कैकुबाद का आता है 1287 से 1290, और अंतिम जो राजा है वो है शमसुद्दीन क्यूमस। पहला गुलाम वंश का पहला राजा अगर पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम राजा पूछा जाए तो शमसुद्दीन क्यूमस। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जीएस की हर क्लास यहाँ से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।